तो पहले जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि चार्ट वाला मेथड भी होता है, और दूसरा ये हम इसके फार्मूले के साथ भी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज v इज इक्वल टू a प्लस बी एन। अब n इसके अंदर क्या है, a क्या है और b क्या है, ये चीज हम देखते हैं। वेयर n इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड ऑफ कप्स। तो व्हील जो घूम रहा होता है उसकी रोटेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, n से। एक सेकंड के अंदर व्हील कितनी बार घूमा उसको हम n से डिनोट करते हैं। एंड a एंड b आर द कोएफिशिएंट ऑफ अ गिवन करंट मीटर। तो जो करंट मीटर आप, क्योंकि काफी सारे करंट टाइप्स के करंट मीटर होते हैं, जो करंट मीटर आप यूज कर रहे हैं उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं उनकी वैल्यूज जो करंट मीटर बनाने वाले होते हैं वो आपको देते हैं a प्लस बी, उसी के कोएफिशिएंट होते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर अडॉप्टेड टू टेक द मेजरमेंट्स बाय द करंट मीटर। नंबर 1, मेजर डेप्थ ऑफ फ्लो। बी, टेकिंग रीडिंग ऑफ n द रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो सबसे पहले आपको क्या मेजर करना होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो, कि जिस फ्लो के वेलोसिटी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसकी डेप्थ कितनी है। तो उसकी डेप्थ आप किस तरीके से मेजर करते हैं, रॉड से मेजर करते हैं या केबल से मेजर करते हैं। दूसरा, n जो है उसकी वैल्यू खुद ब खुद ही आ जाती है करंट मीटर के ऊपर। तो मेजरिंग डेप्थ ऑफ फ्लो किस तरीके से आप मेजर करते हैं। द डेप्थ इज मेजर्ड बाय अ रिजिड रॉड कॉल्ड वेडिंग रॉड और बाय साउंडिंग वेट सस्पेंडेड फ्रॉम द केबल। या आप रॉड की मदद से उसकी डेप्थ फाइंड आउट करते हैं, या आप सस्पेंडेड केबल की मदद से उसकी डेप्थ फाइंड आउट करते हैं जिस वाटर की वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। अ साउंडेड वेट, जिसको आप कूलम्स वेट भी कहते हैं, इज सस्पेंडेड बिलो द करंट मीटर टू कीप इट स्टेशनरी इन द वाटर। अगर आप क्या करते हैं, करंट मीटर को किसी वेट के साथ अटैच कर लेते हैं ताकि फ्लो ऑफ वाटर की वजह से करंट मीटर की डायरेक्शन बार बार चेंज ना होती रहे। द वेट ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस टू फ्लोइंग वाटर एंड हैव सफिशिएंट वेट नॉट टू बी टेकन अवे बाय द वाटर। तो वेट इतना ज्यादा नहीं होता कि वो पानी की वेलोसिटी को अफेक्ट करे। तो वेट को आपने बिल्कुल सूटेबल रखना होता है कि वो पानी की वेलोसिटी को भी अफेक्ट ना करे और करंट मीटर को अपनी पोजीशन से हिलने भी ना दे। रीडिंग इज टेकन व्हेन द वेट्स जस्ट टच द वाटर सरफेस। तो आपने रीडिंग उस वक्त लेनी है जब वेट जो है वो वाटर सरफेस को टच कर रहा हो। दीज आर फर्दर लोअर्ड टिल दीज टच द बेस ऑफ चैनल। और इसी तरीके से आपने रीडिंग नोट करती जाने हैं, यानी सरफेस के ऊपर भी नोट करनी है और इसी तरीके से सरफेस से थोड़ा सा बिलो जाते हुए वहां पर भी नोट करनी है, और इसी तरीके से बॉटम पर भी रीडिंग आपने नोट करनी है। द रीडिंग ऑफ रील इज टेकन अगेन। द डिफरेंस ऑफ दीज टू रीडिंग्स गिव्स द डेप्थ ऑफ फ्लो। इसी तरीके से आपके पास डेप्थ ऑफ फ्लो आ जाती है। तो मेथड ऑफ मेजरिंग एवरेज वेलोसिटी के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। देयर आर फोर अल्टरनेटिव फॉर करंट मीटर रीडिंग्स। नंबर 1, सिंगल पॉइंट मेथड। नंबर 2, टू पॉइंट मेथड। नंबर 3, मल्टीपल पॉइंट मेथड। नंबर 4, डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग मेथड। Choice of the method to be used for measuring average velocity is governed by the following factors. तो क्योंकि आपने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है ना, तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के चार मेथड है आपके पास। सबसे पहले मेथड को आप कहते हैं सिंगल पॉइंट मेथड, दूसरे को आप कहते हैं टू पॉइंट मेथड, तीसरा है आपके पास मल्टीपल पॉइंट मेथड, चौथा है आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग मेथड। चॉइस ऑफ मेथड टू बी यूज फॉर मेजरिंग एवरेज वेलोसिटी इज गवर्न बाय द फॉलोइंग फैक्टर। तो कौन सा मेथड आपको सिलेक्ट करना चाहिए, ये डिपेंड कर रहा होता है फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर। नंबर 1, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, कि आपको डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितनी चाहिए। नंबर 2, टाइम अवेलेबल, और इस को परफॉर्म करने के लिए या एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। नंबर 3, बिहेवियर ऑफ द स्ट्रीम, और तीसरा ये कि उस स्ट्रीम का बिहेवियर कैसा है। तो इन तीनों चीजों को कंसिडर करते हुए आप कोई ना कोई एक मेथड सिलेक्ट कर लेते हैं। सिंगल पॉइंट मेथड, द करंट मीटर इज प्लेस्ड एट 0.6 meter of depth of the stream, sorry 0.6 of depth of the stream to find the mean velocity.
This is least time consumed method. This done when the depth of the flow is less than 1 meter. The average velocity is denoted as V is equal to V 0.6 of D, where V 0.6 of D represent the velocity at 0.6 meter of depth. तो पहले पॉइंट की समझ आई आपको? साथ साथ आप मुझे बताते जाइए यहाँ तक करंट मीटर के बारे में कितनी आपको समझ आई, आप मुझे बता दें। जो जो बिल्कुल अगर समझ नहीं आई तो तब भी आप बता सकते हैं, थोड़ी बहुत समझ आई है तब भी बता सकते हैं, सारी समझ आ गई है तो तब भी बता सकते हैं। काइंडली मैसेज करके आप मुझे बता दीजिए। अरमगान मुहियुद्दीन, शफकतुल्लाह, तैयब, इफ्तिखार और मोहम्मद अब्दुल्ला, आप क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं है जी? आपको यस सर। हाँ जी। आपकी आवाज क्लियरली मुझ तक नहीं पहुंच, आपकी आवाज क्लियरली नहीं पहुंच रही जी मुझ तक। मैसेज करके काइंडली आप बता दीजिए। आपकी आवाज क्लियरली मुझ तक नहीं पहुंच रही। इंटरनेट इशू है सर। आपकी आवाज मुझ तक क्लियरली नहीं पहुंच रही। आप काइंडली मैसेज करके कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं तो बता दें। सही, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? तैयब इत्तेफाक कह रहे हैं जी सर, बाकी भी जवाब दें जी। ठीक हो गया जी। मैं हल्का सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप सुन लें। करंट मीटर जो होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, एवरेज वेलोसिटी मेजर करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एवरेज वेलोसिटी कहते किसे हैं जी। इस केस के अंदर एवरेज वेलोसिटी, करंट मीटर के केस में एवरेज वेलोसिटी हम किसे कहते हैं? लेट्स सपोज ये टॉप व्यू है आपका, किसी स्ट्रीम का टॉप व्यू है आपके पास। अब इसके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा होगा, तो इसके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा होगा, जो बिल्कुल उस वाटर के दरमियान वाला हिस्सा होगा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप मिसाल के तौर पर करंट मीटर को अगर आप दरमियान के अंदर लगाते हैं तो दरमियान के अंदर उसकी वेलोसिटी इतनी आएगी। जैसे जैसे आप साइडों की तरफ मूव करते जाएंगे उसकी पानी की वेलोसिटी कम होती जाएगी। और इसी तरीके से एंड पे जाकर बिल्कुल मिनिमम वेलोसिटी होगी। दोनों साइडों पे ऐसे ही होता है। ठीक हो गया जी। ये एक स्ट्रीम को हम टॉप से देख रहे हैं, तो इस स्ट्रीम के अंदर जो दरमियान वाला हिस्सा होगा, दरमियान वाले हिस्से के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जो पानी इसके अंदर फ्लो कर रहा होता है। और जैसे जैसे आप साइड्स की तरफ मूव करते जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज
बिल्कुल दरमियान, स्ट्रीम बिल्कुल दरमियान में वेलोसिटी अगर आपके पास 5 मीटर पर सेकंड है, तो जैसे जैसे आप साइड की तरफ मूव करते जाएंगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, 4.8 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से इसकी वेलोसिटी आपके पास 4.5 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी जी 4.1 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो मूव ऐसे करते करते लास्ट में हो सकता है आपके पास वेलोसिटी इसकी आ जाए 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो दरमियान वाली जो हिस्सा है, दरमियान वाले हिस्से के ऊपर 5 मीटर पर सेकंड, और जो पानी बिल्कुल उसकी साइड के साथ फ्लो कर रहा है वहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो यही चीज होती है डेप्थ के लिहाज से। जो वेलोसिटी आपकी टॉप के ऊपर होती है, मिसाल के तौर पर ये आपने उसका टॉप व्यू देख लिया, अब आप उसका क्रॉस सेक्शन जरा देखें, किसी स्ट्रीम का आप क्रॉस सेक्शन देखें। लेट्स सपोज ये किसी स्ट्रीम का आपके पास क्रॉस सेक्शन है, तो जो उस स्ट्रीम के अंदर पानी फ्लो कर रहा होगा, जो टॉप के ऊपर होगा, जो टॉप सरफेस होगी, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी। इसी तरीके से जब आप बिल्कुल बॉटम के ऊपर पहुंचेंगे, वेलोसिटी बहुत ही कम हो चुकी हुई होगी। ठीक हो गया, तो टॉप सरफेस के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम है और बॉटम सरफेस के ऊपर वेलोसिटी बिल्कुल मिनिमम है। तो एवरेज वेलोसिटी हम किस तरीके से लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी हम लेते हैं डिफरेंट हाइट के ऊपर। सबसे पहले हम जो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, अगर हम टॉप व्यू देख रहे हो तो टॉप व्यू के अंदर हम पॉइंट सेलेक्ट करते हैं बिल्कुल मिड वाला पॉइंट, जहां पर 5 मीटर पर सेकंड आ रही है। ठीक, और इस पॉइंट के ऊपर आप फिर आप क्या करते हैं, डिफरेंट डेप्थ के ऊपर, डिफरेंट डेप्थ के ऊपर आप वेलोसिटीज फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड है, तो इनका मीन लेते हैं। जो मीन हमारे पास आती है, उस मीन को हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी हम कहते हैं। क्लियर हो गया जी। अगर आप टॉप से देख रहे हैं किसी स्ट्रीम को, तो उसके बिल्कुल मिड पोर्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जैसे जैसे आप साइड्स की तरफ मूव करेंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी। इसी तरीके से अगर आप क्रॉस सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन के अंदर जो टॉप वाली लेयर होती है, उस टॉप वाली लेयर के ऊपर वाटर की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे वेलोसिटी कम होते होते बॉटम के ऊपर बिल्कुल मिनिमम वेलोसिटी हो जाती है। तो ये टॉप के ऊपर मैक्सिमम और बॉटम के ऊपर मिनिमम वेलोसिटी, तो इनका जो हम एवरेज लेते हैं उसको आप क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी। तो इसी चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि करंट मीटर जो होता है वो किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी बताता है, वो ओवरऑल स्ट्रीम की वेलोसिटी नहीं बताता। तो ओवरऑल स्ट्रीम की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी लेनी पड़ती है। उस एवरेज वेलोसिटी को जब हम एरिया के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाती है, क्यू इज इक्वल टू ए बी की। आपके पास फार्मूला क्या है जी, क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी। सही है, तो एरिया जो होता है, एरिया तो कांस्टेंट है किसी भी स्ट्रीम का। लेट्स सपोज एरिया है जी आपके पास 10 मीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया आपके पास कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ये क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। दरमियान के ऊपर वेलोसिटी 5 मीटर है और साइड के ऊपर 1.5 है। अब आप कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे, अगर 5 मीटर वाली यूज करेंगे तो आपके पास डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आ जाएगा, अगर आप बिल्कुल साइड्स वाली यूज करेंगे तो डिस्चार्ज बहुत कम आएगा। इसी वजह से आप एक एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। और इसी तरीके से अगर आप क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन के अंदर भी टॉप वाली वेलोसिटी लेंगे तो डिस्चार्ज की वैल्यू एक्चुअल डिस्चार्ज से बहुत ज्यादा आएगी। इसी तरीके से अगर आप बिल्कुल बॉटम वाली वैल्यू लेंगे, तो डिस्चार्ज की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम आएगी। तो एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आपस में बराबर होना चाहिए। इस वजह से हम वेलोसिटी जो है ये मीन वेलोसिटी लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी, यहाँ तक बात क्लियर है जी। मेरे भाई कोई हाँ या ना कर दे, यहाँ तक बात क्लियर है।
मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर क्लियर है सर, आ रही है आवाज आपकी। वैसे सर 16 मिनट ऊपर हो गए हैं, लेक्चर टाइम एंड हो गया सर। नहीं, आपके 2 लेक्चर हैं जी हाइड्रोलॉजी के, ये दूसरा जी लेक्चर सर, आपका वो शुरू हो चुका तीसरा, है। वो 1 से 3 है ना, वो भी सर आपका ही है, लेकिन आप ब्रेक भी तो देते हैं ना सर बीच में। वो ब्रेक, तो नाश्ता वास्ता ब्रेक ब्रेक हम ऐसा करेंगे एंड के अंदर लेंगे। तो अभी नाश्ता मैंने भी नहीं किया हुआ, आप बैठे रहे जी। मसला नहीं नमाज है। का भी टाइम हो गया सर। जी जी, नमाज आप बीच में पढ़ लेना। नमाज का ठीक है सर। 2 बजे तकरीबन जमात होती है। तो उस टाइम हम ब्रेक करेंगे, या एंड के अंदर मैं आपको जी ठीक छोड़ दूंगा, क्योंकि आपने पहला लेक्चर ज्वाइन किया काफी देर के बाद ज्वाइन किया। टाइम पे अगर सर। आप ज्वाइन कर लेते तो इंशाल्लाह हम ब्रेक कर लेते। जी सर। ओके जी। तो सिंगल पॉइंट मेथड में हम क्या करते हैं जी? सिंगल पॉइंट मेथड पहले हम यूज कहाँ पर कर सकते हैं? जहां पर वाटर की टोटल डेप्थ आपके पास 1 मीटर हो, वहां पर हम सिंगल पॉइंट मेथड यूज करते हैं। तो सिंगल पॉइंट मेथड में हम क्या करते हैं? करंट मीटर किस हाइट के ऊपर जाकर करंट मीटर की यानी कि करंट मीटर को किस हाइट के ऊपर जाकर ले जाते हैं और वहां की वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, वो हम ले जाते हैं 0.6। यानी कि अगर टोटल हाइट है, स्ट्रीम की टोटल हाइट है आपके पास 1 मीटर, तो करंट मीटर को हम कहाँ पर ले जाएंगे? करंट मीटर की हाइट, करंट मीटर की हाइट हम लेंगे 1 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 के साथ, जो कि आपके पास आंसर आएगा 0.6 मीटर। तो 0.6 मीटर हाइट के ऊपर जाकर हम करंट मीटर को इंस्टॉल करेंगे, या करंट मीटर को उस 0.6 मीटर हाइट के ऊपर ले जाकर उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास सिंगल पॉइंट मेथड के लिए एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, और उसको हम डिनोट करते हैं v इज इक्वल टू v 0.6 ऑफ d। क्लियर हो गया जी? अच्छा, इसी तरीके से जो आपके पास 2 पॉइंट मेथड है, तो 2 पॉइंट मेथड के अंदर आप क्या करते हैं? एक आप वेलोसिटी लेते हैं 0.2 ऑफ डी के ऊपर, और दूसरी आप वेलोसिटी लेते हैं 0.8 के ऊपर। मिसाल के तौर पर ये आप क्रॉस सेक्शन देख लें जी, ये क्रॉस सेक्शन है, और इसके अंदर आप एक पॉइंट लेंगे जो कि होगा 0.2 ऑफ डी, और दूसरा पॉइंट लेंगे जो होगा 0.8 ऑफ डी। ठीक है, इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी आप कैलकुलेट करेंगे और इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, और इसकी वेलोसिटी मिसाल के तौर पर आपके पास आती है 5, और इसकी वेलोसिटी आपके पास आती है जी 1.2। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, 5 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे आप, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ये क्या है? 2 पॉइंट है, क्योंकि आपने 2 पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कैलकुलेट की, और 2 पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद उनका आपने फिर एवरेज निकाल लेना है। The current meter is placed at 2 points. First reading is taken at 0.2 of depth. Let's suppose उसकी डेप्थ अगर 5 मीटर है स्ट्रीम की, तो आपने 0.2 ऑफ उसकी डेप्थ किस तरीके से निकालनी है? 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.2 के साथ, एंड देन एट द 0.8 ऑफ डेप्थ, और इसी तरीके से 0.8 ऑफ डेप्थ भी आपने ऐसे ही निकालनी है कि टोटल हाइट को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जो हाइट आपके पास आएगी उसके ऊपर जाकर आपने करंट मीटर को प्लेस कर देना है। This is more accurate than the single point method. The average velocity of mean is the average velocity of mean is velocity at 0.2 depth, and that at 0.8 depth उनका फिर आपने एवरेज ले लेना।
और इस तरीके से तीसरा है हमारे पास मल्टीपल पॉइंट मेथड। तो मल्टीपल पॉइंट मेथड में आपने क्या करना है, इन दिस मेथड करंट मीटर इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स, velocity at each point is measured and then mean of these velocities is taken. This method though accurate but is very time consuming. इसके अंदर आप क्या करते हैं, बहुत से पॉइंट्स के ऊपर आप velocity फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम जितने पॉइंट्स के ऊपर आप कर सकते हो। तो आप टाइम देखते हैं कि आपके पास टाइम अवेलेबल कितना है, उस टाइम के लिहाज से आप मैक्सिमम जितने पॉइंट्स के ऊपर यानी जितनी हाइट्स के ऊपर 0.1 हाइट के ऊपर, 0.2 के ऊपर, 0.3 के ऊपर, 0.4 के ऊपर, जितनी आप मैक्सिमम हाइट्स ले सकते हैं उन तमाम हाइट्स के ऊपर आप वेलोसिटीज कैलकुलेट करते हैं, और वेलोसिटीज कैलकुलेट करने के बाद उन तमाम का एवरेज लेते हैं और वो आपके पास फिर एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। ये बहुत एक्यूरेट मेथड है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। और तीसरा है आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। दिस मेथड इज सेम एज मल्टीपल पॉइंट मेथड। ये भी मल्टीपल पॉइंट मेथड से मिलता जुलता है। इन दिस मेथड इट इज एसेंशियल दैट द वर्कर शुड बी एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। इसको करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, यानी स्किल्स चाहिए होती हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड के जरिए। The current method is lowered from the surface to the bed of stream with the uniform velocity and from the bed of channel to the surface with the same velocity. आप क्या करते हैं, करंट मीटर को अटैच करते थे किसी केबल के साथ और उस केबल को फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उस करंट मीटर को वाटर के सरफेस के ऊपर टच करते हैं। टच करने के बाद उसको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ लेके जाते हैं और बॉटम के साथ जाकर टच करवाते हैं, और बॉटम के साथ टच करवाने के बाद दोबारा आप वापस उसी सेम वेलोसिटी के साथ खींचते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड by the propeller is recorded and divided by the time consumed in this operation gives the mean velocity. तो इससे क्या किया जाता है कि टॉप से लेकर बॉटम तक और बॉटम से लेकर टॉप तक जितना टाइम लगता है उस टाइम को आप उस टाइम को वैल्यू आप नोट कर लेते हैं, और जो प्रोपेलर की वैल्यू आई होती है, प्रोपेलर की रोटेशंस की जो वैल्यू आई होती है इस सारे टाइम में, तो उन रोटेशंस को डिवाइड कर देते हैं इन टाइम के साथ। तो आपके साथ आपके पास फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड के जरिए वेलोसिटी आ जाती है। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक बात क्लियर है जी? यस सर, क्लियर है सर। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी सर। वो जी कुछ ना असाइनमेंट है मेरी पेंडिंग ना सर, वो मैं आपको सेंड कर दूं बना के, क्योंकि शादी की वजह से सर मैं बना नहीं सका। लास्ट वीक से सर बिजी था, वलीमा था लास्ट संडे को ना सर मेरा। तो अब एक दो दिनों में सर बना के सारी आपको बाय मेल सेंड कर देता हूँ, तो काइंडली नंबर लगा देना। आपने बाय मेल नहीं करना, आपने ऐसा करना है फिर जो इस वीक की असाइनमेंट सबमिट करानी है ना उसके साथ ही जी मुख्तलिफ सर। डिफरेंट फाइल्स जो है उन फाइल्स का नाम अलग अलग लिख के ना वो इसी जी सर। असाइनमेंट के साथ ही आपने वो सारी तमाम की तमाम फाइल्स अटैच कर देनी ठीक। ठीक सर, थैंक यू सर। है। ओके। अच्छा जी, मेथड्स ऑफ होल्डिंग करंट मीटर। The weighting rod is placed in the stream so that the base of the rod rests on the stream bed and the depth of the water is seen on the graduated main rod. The weighting rod is used to hold the current meter when the depth of stream is not high and the stream section is known to be safe. For deep stream, which are dangerous for weighting, the current meter is held by cable having the sounding weight. When the depth of stream is 0.4 to 0.75 meter, the top setting of rod position of current meter should be 0.60 and velocity is then found, and if depth is more than 0.7 then the two velocities 0.2d and 0.8d are found and mean velocity. तो जिस तरह हमने पिछले तरीके से देखा कि अगर डेप्थ स्ट्रीम की बहुत कम हो तो हम क्या करते हैं, ग्रेजुएटेड रॉड को इस्तेमाल करके करंट मीटर को डिफरेंट हाइट के ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन अगर स्ट्रीम की डेप्थ काफ़ी ज़्यादा हो तो हम रॉड को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि स्ट्रीम करंट मीटर को एक हल्की सी केबल के साथ अटैच कर देते हैं
और अपनी डिजायर डेप्थ के ऊपर लेकर जाते हैं। और दूसरा इसके अंदर ये बताया गया कि जब स्ट्रीम की डेप्थ 0.45 से लेकर 0.7 मीटर तक हो तब आप क्या करते हैं, द टॉप सेटिंग शुड बी 0.60। जब स्ट्रीम की डेप्थ 0.45 से लेकर 0.7 मीटर तक हो तब आप क्या करते हैं, 0.6d वाला फैक्टर लगाते हैं। 0.6d वाला फैक्टर लगाकर एक ही पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं और उसी को आप कहते हैं कि ये एवरेज वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर हाइट 0.75 मीटर से ज़्यादा हो, वैसे तो आप 1 मीटर तक भी 0.6d वाला फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आप क्या करते हैं, अगर डेप्थ उसकी 0.7 मीटर से ज़्यादा हो तब आप 2 पॉइंट मेथड यूज़ कर लेते हैं, यानी कि एक वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं 0.2d के ऊपर और एक वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं 0.8d के ऊपर, जैसा कि हमने डिस्कस किया, और दोबारा इनकी एवरेज हम ले लेते हैं। अच्छा, मेजरमेंट फ्रॉम ब्रिज, इसको आप एक बार रीड कर लें जी। We can measure the depth of water from the upstream as well as downstream side of the bridge. On the upstream side, the hydraulic characteristics are usually more favorable. The approaching drift can be seen and avoided, and the stream bed is less likely to score. On the other side, on the downstream side, vertical angles are more easily measured in case the cable is not exactly vertical because of the sounding lines moving away from the bridge. Moreover, the flow lines may be straight. The meter is suspended from the handrail of the bridge or sounding rail supported by a bridge board or a portable crane. The latter is mostly commonly used. This method of measurement of depth and velocity is same as discussed earlier. However, the current meter is not used near the bridge pier and abutments. तो ब्रिज के ऊपर खड़े होकर भी हम मेजर कर सकते हैं वेलोसिटी को, करंट मीटर। तो ब्रिज के ऊपर किस तरीके से, बिल्कुल उन्हीं तरीकों से ही जो 4 तरीके हमने पहले पढ़े हैं, 1 पॉइंट मेथड, 2 पॉइंट मेथड, मल्टीपल पॉइंट और इंटीग्रेशन मेथड के को यूज़ करते हुए ब्रिज के ऊपर खड़े होकर अपस्ट्रीम साइड के ऊपर हम इसको मेजर करते हैं। तो अपस्ट्रीम साइड जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होती है डाउनस्ट्रीम साइड से। तो नियर अबटमेंट और ब्रिजेस के जो अबटमेंट या पेयर होते हैं उसके नज़दीक हम नहीं आते, बल्कि दो पेयर्स के दरमियान का हम पॉइंट लेते हैं, क्योंकि पेयर के नज़दीक जो पानी आता है उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली पेयर की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कम हो चुकी होती है। तो हम वो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जो दो पेयर के दरमियान हो, जहाँ पर पानी की वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी हो।
मेथड ऑफ होल्डिंग करंट मीटर। तीसरा है हमारे पास मेजरमेंट फ्रॉम द केबल वे। द केबल वे provides a track for operation of a cable from which an observer takes measurement on the current meter. Cable also supports the sounding reel and other necessary equipment. The car is moved from one point to other point on the cableway by means of roller. As a rule of thumb, the size of sounding weight in pounds should be greater than the maximum product of velocity and the depth in the cross section. The depth is measured by the sounding reel and the velocity is measured by the current meter. तो एक केबल को यूज करते हुए, केबल वे को यूज करते हुए आप क्या करते हैं, करंट मीटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं हॉरिजेंटली मूवमेंट के लिए। वर्टिकल मूवमेंट के लिए तो आप सिंपल वही करते हैं, करंट मीटर को एक केबल के साथ अटैच करते हैं और उस केबल को आप फिर छोड़ते जाते हैं और करंट मीटर अपने वेट की वजह से पानी की डिफरेंट डेप्थ के ऊपर जाकर वेलोसिटी आपको देता रहता है। लेकिन अगर आपने करंट मीटर की मूवमेंट हॉरिजेंटली करनी हो तो केबल वे का सहारा लेते हैं और हॉरिजेंटली मूवमेंट के लिए केबल वे को यूज करते हैं। इसी तरीके से मेजरमेंट फ्रॉम बोट, या मेजरमेंट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि बोट को यूज करते हैं, उसके ऊपर ऑब्जर्वर खुद ही बैठ जाता है अपने हाथ में करंट मीटर लेकर, तो उस करंट मीटर को या रॉड के साथ आप अटैच कर लेते हैं या केबल के साथ आप अटैच करते हैं, और जिस पोजीशन पर जाकर, यानी हॉरिजेंटली जिस पोजीशन पर जाकर आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो वहां पर बोट ले गए जाते हैं और वहां पर आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। If the cableway and bridge are not available, the water depth too deep to be waded, a boat is used. तो जहाँ पर पानी की डेप्थ बहुत ज़्यादा हो और वहाँ पर ब्रिज भी ना हो और केबल वे भी आपके पास अवेलेबल ना हो तो ये मेथड आप यूज करते हैं। द मेजरमेंट इज मेड बाय first stretching the tag line across the stream and then moving the boat at each tag to take depth and velocity measurements। तो आप क्या करते हैं, पूरी जिससे आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है जिस स्ट्रीम के अंदर, तो उस स्ट्रीम के अंदर आप क्या करते हैं, एक टैग लाइन लगा देते हैं या एक पाथ मुकर्रर कर लेते हैं, उस पाथ के ऊपर जाकर फिर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आप वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। When the stream is very wide and the tag line cannot be used, जब आप टैग लाइन यूज ना कर सकते हो, स्ट्रीम काफी ज्यादा वाइड हो, the boat can be kept in position at cross section by lining up with the flag position on either ends of the cross section. The position of boat is determined by the transit on the stand and the standard rod held in the boat. तो जहाँ पर टैग लाइन यानी कि जहाँ पर विड्थ स्ट्रीम की काफ़ी ज़्यादा हो, उसके एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक आप टैग लाइन ना लगा सकते हो, तब आप क्या करते हैं, तब आप फ्लैग को यूज़ करते हैं और फ्लैग की पोजीशन के साथ साथ आप अपनी बोर्ड की अलाइनमेंट रखते हैं और इस तरीके से आप ये करंट मीटर से वेलोसिटी मेजर कर लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास पिवट ट्यूब। मैं इसके रिलेटेड कोई वीडियो देखता हूँ, अभी हमें मिल जाएगी, उससे ये सारा कॉन्सेप्ट फिर मजीद क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर फ्लोट मीटर का इस्तेमाल दिखाएगा कि किन किन मेथड के साथ कैसे कैसे फ्लोट मीटर, सॉरी ये तो फ्लोट मीटर है हमारे पास, हमने करंट मीटर को देखना है।
तो ये डिफरेंट टाइप की यहाँ पर वीडियोस हैं। तो ये वीडियोस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 20-20 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट की हैं, तो इनको आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, या मैं कोई अच्छा सा एक लिंक ढूंढ के आपको ये दिखा दूंगा, ताकि जो हमने सारे मेथड पढ़े हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ऑन फील्ड जाकर अगर आपको खुद भी यूज़ करना पड़े करंट मीटर तो आप किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास पिटेट ट्यूब। पिटेट ट्यूब को भी यूज़ करते हुए आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो पिटेट ट्यूब की शेप कैसी होती है, ये है शेप पिटेट ट्यूब की। The formula for calculating velocity is equal to V is equal to 2gh under root या raised to power 0.5, where h is the water height in tube above the surface। तो जैसे ही ये आप ट्यूब डिप करते हैं तो पानी की हाइट इस ट्यूब के अंदर बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर वाटर की अगर एक्चुअल सरफेस ये है तो इस ट्यूब के अंदर वाटर की सरफेस ये हो जाएगी। इट इज़ द वेलोसिटी हेड, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी हेड कहते हैं। तो इस पिटेट ट्यूब को इस्तेमाल करते हुए आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, v इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट। तो g इसके अंदर वही है 9.81 आप लेते हैं। h इसके अंदर क्या है, जो हाइट इसके अंदर आ जाती है वाटर की हाइट, यानी वाटर सरफेस से लेकर पिटेट ट्यूब की जो वाटर सरफेस होती है वहां तक की हाइट, उसको आप h ले लेते हैं। A pitot tube can also be used for measurement of velocity in order to calculate the discharge in laboratory flumes or very small streams। पिटेट ट्यूब जो है ये वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर या बहुत ही छोटी किस्म की जो स्ट्रीम्स होती हैं उनके अंदर आप पिटेट ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। अगर जिस तरह कैनाल्स हैं, कैनाल्स के अंदर आप पिटेट ट्यूब इस्तेमाल करके एक्यूरेट रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते। पिटेट ट्यूब को लेबोरेटरी वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है या बहुत ही स्मॉल किस्म की स्ट्रीम हो तब इस्तेमाल किया जाता है इसको। However, the use of pitot tube may not be recommended for river due to the following reason। तो मतलब जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर आप पिटेट ट्यूब को इस्तेमाल नहीं कर सकते। Sporting the pitot tube is very difficult when the channel is very wide and deep। जिस तरह आपको डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटीज लेनी होती है ताकि आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकें, तो पिटेट ट्यूब को होल्ड करके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जाकर वेलोसिटी लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। The head generated by a pitot tube in open channel is generally very small due to very low velocities and therefore discharge cannot be accurately measured। तो पिटेट ट्यूब के अंदर जो पानी की हाइट बढ़ जाती है वो दरअसल वेलोसिटी की वजह से होती है। तो स्मॉल चैनल के अंदर क्योंकि वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, या लेबोरेटरी वर्क के अंदर भी क्योंकि काफ़ी स्मॉल चैनल होते हैं, जो आपके पास हाइड्रोलिक बेंच होती है अगर आपने देखी हो, जिसके ऊपर ये डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हाइड्रोलिक्स के, तो वहां पर क्योंकि वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा खुद एडजस्ट की जाती है, तो वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो तब पिटेट ट्यूब एक्यूरेट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकती है। लेकिन अगर वेलोसिटी बहुत कम हो जाए तो पिटेट ट्यूब आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती, और जब एक्यूरेट रिजल्ट आपको नहीं देती तो उसके नतीजे में आप सही तरीके से डिस्चार्ज फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी ये पिटेट